राधे, कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है हम ग्रुप डी एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो है मैं आपके सामने जो है ग्रुप डी एग्जाम का एक जो है प्रीवियस ईयर का सेट लेकर के आई हूँ, जिसमें सभी 25 क्वेश्चंस रहेंगे मैथ के और सभी क्वेश्चंस को जो है हम फुल डिटेल में करने वाले हैं। हम जो है कोई भी अलग से मेथड यूज नहीं करेंगे, ना ही कोई अलग से फॉर्मूला यूज करेंगे। सिर्फ हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ करके जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है अपना सॉल्यूशन करेंगे। आपने देखा होगा जो हमारे कोई भी मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स जो है हमारे हर एग्जाम्स में पूछी जाती है, चाहे वो हमारे एसएससी में सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, हर जगह जो है हमारा मैथ्स का जो है अच्छा खासा बोलबाला है। तो आज जो है हम मैथ्स में, अगर आपको किसी का भी वीक पॉइंट है मैथ, या किसी को भी मैथ से जो है डर लगता है, मैथ किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो आप जो है बिल्कुल सही जगह क्लासेस ले रहे हैं। आपका जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल मैथ्स का जो है डर खत्म हो जाएगा। मैथ्स जो है आपको अच्छी लगने लगेगी। मैथ्स के जो है आप सम्स जो है अपने आप आसानी तरीके से जो है बिना फॉर्मूले के करने लगोगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार वस्तु के लिए लागत 210 रुपए है तो अंकित मूल्य होगा। देखिए एक जो हमारा चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें जो है 2-3 पॉइंट होता है, जैसे कि सीपी हुआ। सीपी जो होता है हमारा लागत मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है जो हमने खरीदा हुआ मूल्य होता है, इसे बोलते हैं हम सीपी कॉस्ट प्राइस। एक होता है हमारा एमपी। एमपी होता है हमारा मार्केट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य, जो हमने उस प्राइस पर जो है अपना टैग लगा दिया उस वस्तु पर, जो उस पर हमने टैग लगाया, मार्केट प्राइस का जो टैग लगा होता है, तो वो होता है हमारा मार्केट प्राइस। एक होता है हमारा एसपी। एसपी मीन्स होता है हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, या बेचा हुआ मूल्य, जिस रेट पर जो है हम वस्तु को सेल करते हैं, बेचते हैं। तो तीन चीज है, एक होता है सीपी, एक होता है हमारे पास एमपी, और एक होता है एसपी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि सीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। सीपी हमारा लागत मूल्य है, तो सीपी कितना दिया है हमें, लागत मूल्य दिया है 210 रुपए। सीपी जो है हमारा कितना है, 210 रुपए है। अब देखिए कोई भी चीज अपने आप में, अगर ये मार्कर भी है तो ये अपने आप में क्या है, 100% है। अगर ये मार्कर मैं 10 रुपए का खरीद करके लाई हूं, तो ये अपने आप में जो इसकी वैल्यू है, जो इसका मूल्य है, वो क्या है, अपने आप में 100% है। अगर मैं इस मार्कर को बेचूंगी, अगर मैं इसे लाभ पे बेचूंगी तो 100 प्लस हो जाएगा, अगर मैं इसको लॉस पे बेचूंगी तो 100 माइनस हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, इन्होंने कहा है कि अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो है 210 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है। अब इस वस्तु पे इन्होंने अपना जो है एक अलग से टैग लगा दिया प्राइस का, जिसका हो जाएगा वो मार्केट प्राइस। अब जब ये वस्तु को इसको सेल करेंगे तो किस पे करेंगे, मार्केट प्राइस पे जो है ये वस्तु अब सेल होगी। वस्तु जब मार्केट प्राइस पे सेल कर दी इन्होंने, तो इस पे जो है अभी डिस्काउंट भी देंगे, तो वो डिस्काउंट किस पे देंगे, मार्केट प्राइस पर। लेकिन जब ये अपना एंड में बेचने के बाद अपना ये देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो कहां पर देखेंगे, अपनी लागत पर। वो कहां देखेंगे, अपनी ये लागत पर देखेंगे। तो अब जो हमारी वस्तु का इसका जो है पता चला है कि 20% का जो है इन्होंने लाभ कमाया है, तो 20% का लाभ कहां से पता चलेगा, जितनी भी इन्होंने अपनी लागत लगाई थी इस वस्तु से जो है यहां से इसका पता चलेगा कि इन्होंने कितने रुपए का जो है लाभ कमाया है। लाभ कितने का कमाया है, 20% का जो है लाभ कमाया है। तो 210 का जो है मैं 20% मतलब कि 20% का लाभ है। अब 210 क्या है, अपने आप में 100%। 210 क्या है, अपने आप में 100% है। 20% का लाभ का मतलब है 120 पे जो है ये वस्तु सेल कर दी है, बेच दी है। ये हो गया हमारा 21 गुना 12। 21 की गुना जो है हम 12 में करेंगे। देखिए 12 एकम 12, कैरी जाएगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25, मतलब 252 रुपए में जो है ये वस्तु इन्होंने सेल करी है। 252 में जो है इन्होंने
ये वस्तु को जो है सेल करी है। अब इन्होंने जो बोला है कि इस पे जो है इन्होंने बट्टा दिया है। बट्टा कितने पे दिया है? 12.5% का जो है इन्होंने बट्टा दिया है। तो 252 बट्टा कितने का दिया है? 12.5%। बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, जो इन्होंने डिस्काउंट पे बेचा है। तो 12.5 डिस्काउंट का मतलब है अगर 100 रुपए पूरे हैं तो 12.5 अगर घटाऊंगी तो कितना बचेगा? 87.5। 87.5 परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दी 100 से। नीचे एक जीरो से हमने एक जीरो कट कर दी है। 25 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 25 तिया 75, 25 पंजे 125। 25 के टेबल से ये कटिंग हुई 40 पर। 5 के टेबल से ये कटिंग हुई 8 पर। 5 के टेबल से ये कटिंग हुई 7 पर। 7 तिया 21, 7 छिक 42, कितना है? 36 गुना 8। मल्टीप्लाई करेंगे। 8 छिक 48, 8 कैरी गया 4, 8 तिया 24 और 4 28, मतलब 288 जो है इन्होंने इस पे क्या डाला है? मार्केट प्राइस। इसका मतलब ये है कि देखिए सीपी कितनी थी? लागत मूल्य 210 रुपए था। 210 रुपए की वस्तु खरीद करके लाए। इस पे मार्केट प्राइस इन्होंने डाल दिया 288 रुपए। मार्केट प्राइस इन्होंने डाल दिया 288 रुपए। अब इन्होंने ये तो दिखाया कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट किस पे देंगे? मार्केट प्राइस पर। लेकिन मार्केट प्राइस पर भी डिस्काउंट देने के बाद भी इन्हें जो है 20% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा जो होता है वो लागत मूल्य पर ही होता है। हम जो प्रॉफिट देखेंगे वो अपने उस मूल्य पे देखेंगे जिस मूल्य पे हमने वो वस्तु को जो है खरीदी थी। तो इसका जो है 288 जो है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए एक कार्य को 18 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? देखिए ए जो है एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। बी इसी कार्य को 15 दिन में जो है कर सकता है। दोनों की जो है हमने अलग अलग दिन दिए हैं। दोनों का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए, सबसे पहले एलसीएम हमें बच्चों की तरह नहीं निकालना है। इसमें देखना है बड़ा नंबर कौन सा है? 18। 18 का कोई ऐसा मल्टीपल हमें देखना है जो हमारा 15 से भी जो है पूरी पूरी तरह डिवाइड है। तो 18 पंजे 90 और 15 छिक्का 90। तो इसका मतलब 90 एक ऐसा नंबर है जो हमारा दोनों नंबरों से पूरी पूरी तरह डिवाइड है। तो यहाँ कितना आ गया? एलसीएम 90। जो एलसीएम होता है वही हमारा जो है टोटल वर्क होता है। तो ये एलसीएम कितना हुआ? टोटल वर्क। अब दोनों की जो है अलग अलग कैपेसिटी निकालेंगे। 18 के टेबल से 5 पे कटेगा, 15 के टेबल से जो है 6 पे कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 5 काम कर सकता है, बी एक दिन में 6 काम कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। बी ने 10 दिन तक कार्य किया और कार्य करके छोड़ दिया। बी ने कितने दिन तक कार्य किया है? 10 दिन तक। अभी ए ने स्टार्ट नहीं किया है, बी ने स्टार्ट किया है। बी ने कितने दिन तक किया है? 10 दिन तक। बी एक दिन में 6 काम कर रहा है। जब बी एक दिन में 6 काम कर रहा है और 10 दिन तक काम किया तो काम कितना हो चुका है? 60 काम। 60 काम जो है हमारा बी ने कर दिया है। अब काम कितना बचेगा? 90 काम था। टोटल वर्क कितना था? 90। 90 में से अब 60 काम हो चुका है। शेष काम कितना बचेगा? 30 काम। अब जो है बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य जो है ए आएगा। ए कितने दिन में जो है इस कार्य को समाप्त कर देगा? तो देखिए ए कितने दिन में करेगा? ए की कैपेसिटी कितनी है? 5। ए की कैपेसिटी है 5, तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। काम कितना है? 30। 30 काम एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो ए जो है कितने दिन में काम समाप्त कर देगा? 6 दिन में। ए जो है 6 दिन में काम समाप्त कर देगा। ऑप्शन जो है इसके यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, ये नीचे वाले ऑप्शन लिख दी, ये वाली। 6 दिन में जो है हमारा काम जो है ए समाप्त कर देगा। ये वाले ऑप्शंस जो है यहाँ पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कार्य को समाप्त करने के लिए ए बी द्वारा लिए गए समय से 10 दिन कम लेता है। यदि ए व बी दोनों मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं तो बी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा? इन्होंने बोला ए जो है काम एक कार्य को करने के लिए बी से जो है 10 दिन कम लेता है।
देखिए ए कितना ले रहा है, बी से 10 दिन कम। अगर ए एक्स में करेगा तो बी कितने में करेगा, एक्स प्लस 10 दिन में, क्योंकि एक्स जो है वो बी जो है 10 दिन ज्यादा ले लेगा। दोनों का हमें क्या निकाल देना है, एलसीएम। एलसीएम जब दोनों अलग अलग संख्या है तो हमारा एलसीएम जो है इसी तरह का आएगा। एलसीएम जो होता है यही हमारा क्या होएगा, टोटल वर्क। दोनों की कैपेसिटी एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10 से एक्स प्लस 10 कटेगा, इधर बचेगा एक्स। दोनों जो है मिलकर के कितने दिन में काम कर सकते हैं, 12 दिन में काम कर सकते हैं दोनों मिलकर के। हमसे दोनों से काम करवाना है, टोटल काम कितना है, एक्स, एक्स प्लस 10 अपॉन में दोनों काम कितना है, एक्स, एक्स प्लस 10 और इक्वल टू किसके रख देंगे, 12, क्योंकि 12 दिन में जो है ये काम कर सकते हैं। करेंगे कटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा। ये x और x जुड़ करके कितना हो जाएगा, 2x। और ये इधर जो है मल्टीप्लाई में हमारा चला जाएगा, 12 दूनी 24x प्लस 12 की गुना 10 में करेंगे 120। ये 10x इधर जाएगा तो 14x बचेगा, 24 में से 10 जाएंगे 14x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14x प्लस 120। सारे ए की तरफ लेकर आती हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। ऐसे फैक्टर देखने हैं जो गुना करने पर 120 आए और घटाने पर जो है 14 आए। ऐसे फैक्टर देखना है जो गुना करने पर 120 हो और घटाने पर कितने हो, 14। ऐसे फैक्टर कौन से होंगे हमारे, 12 का नहीं होने का, 30 चौका 120, 30 भी नहीं होने का, 20 छिक्का 120, 20 छिक्का 120 और 20 में से 6 घटाऊंगी 14, तो कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर 20 छिक्का 120 और 20 में से 6 गए 14, एक्स माइनस 120। तो 14 को मैंने कितना लिया, 14 को 20 माइनस 6। एक्स जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई तो 20x माइनस 6x माइनस 120 इक्वल टू 0। दोनों में कितना कॉमन आएगा, x, x यहां से बचा, x कॉमन आया 20 माइनस दोनों में कितना कॉमन हो जाएगा, 6, यहां से बचेगा x माइनस माइनस प्लस, नहीं माइनस तो कॉमन हो गया ना, 120 का हो जाएगा 20 छिक्का वो 6 से 20 पे, दोनों में x माइनस 20 जो है कॉमन है और इधर x माइनस 6 जो है हमारा बचेगा इक्वल टू 0। ये भी वैल्यू 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर, तो x बराबर हुआ 20 और x बराबर कितना हुआ, 6। तो इसका मतलब जो है b अकेले कितने दिन में करेगा, b करेगा हमारा इसमें 20 दिन में। तो 20 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सॉरी 20 होगा हमारा, b बराबर है x प्लस 10, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 10, 30 दिन में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली टंकी को ए नल 8 घंटे में तथा बी 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो ए से आरंभ किया जाए तब टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। मतलब ए नल जो है 8 घंटे में भर सकता है, बी जो है 10 घंटे में भर सकता है, और दोनों नल अब जब आएंगे ये बारी बारी से आएंगे एक एक घंटे के लिए, और ए जो है वर्क जो है सबसे पहले स्टार्ट करेगा, ए की बारी जो है पहले है। तो पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि मैंने एलसीएम बताया है। बड़ी संख्या कौन सी है, 10, 10 का ऐसा मल्टीपल देखना है जो हमारा 8 से भी पूरी तरह डिवाइड होगा, तो 40 जो है हमारा एलसीएम होगा। 8 के टेबल से ये कटिंग हुई 5 पे, 10 के टेबल से कटिंग होगी 4 पे, ये हमारा क्या होता है, एलसीएम टोटल वर्क होता है। ए अकेला आएगा पहले क्योंकि ए से जो है स्टार्ट होएगा एक एक घंटे के लिए जो ये आने वाले हैं,
तो ए आएगा 1 घंटे में कितना भर के जाएगा 5 लीटर, क्योंकि ये हमारी क्या आ गई है कैपेसिटी। ए 1 घंटे में 5 लीटर भर के जाएगा, फिर ए को बंद कर दिया जाएगा, बी आएगा, बी जो है 4 भर के जाएगा। तो 2 घंटे में टोटल कितना भर जाएगा 9। 2 घंटे में कितना भर जाएगा 9। हमें 40 के पास पहुंचना है, तो 40 से कम कितना होगा 9 के टेबल में 36। तो 36 पहुंचने के लिए हमने कितने की गुना करी 4 की। 4 की ही मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। 4 दूनी 8 घंटे में 9 चौक 36 काम जो है हमारा हो चुका है। अब काम कितना बच गया 40 में से 36 हो चुका है, 4 जो है भर रह चुका है। 4 तो रह चुका है, कितना रह चुका है 4। 8 दिन पूरे पूरे लग गए, 4 काम रह चुका है। बारी किसकी आएगी ए की, और ए कितना भर सकता है 5। ए कितना भर सकता है 5। 5 भर सकता है, 4 रह गया है काम, और 8 दिन हमारे वो 8 घंटे जो है पूरे पूरे हो चुके हैं। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलना शुरू करता है और उसके चलने के 4 घंटे के बाद बी उसकी ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। देखिए ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करता है चलना, और अब 4 घंटे जब ये चल देगा, जब जो है बी चलेगा, तो ए कितना चल देगा 4 घंटे में। ए जो है 4 घंटे में हमारा 4 चौक 16 किलोमीटर जो है चल चुका है। 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 4 घंटे में कितना चल देगा 16 किलोमीटर। अब जो है बी इसी की ओर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। अब जब बी चलेगा, अब देखो यहां से क्या हुआ, ए तो चल ही रहा था, ए चलता चलता चलता, अब जब ए पहुंच गया होगा कितना 16 किलोमीटर। जब ए 16 किलोमीटर चल चुका है, यहाँ पे मान लो 16 किलोमीटर जब भी चल चुका है, अब जो है बी ने चलना शुरू किया है। तो ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, अब दोनों चल रहे हैं। जब दोनों एक ही साइड में को चलते हैं तो इनकी चाल जो है घट जाती है। जब दोनों एक ही साइड में चलते हैं तो चाल घट जाती है। जब दोनों अपोजिट साइड में चलते हैं तो चाल जो है हमारी जुड़ जाती है। तो ये कितने की स्पीड से चल रहा है 10 की स्पीड से, और ए कितने की स्पीड से चल रहा था 4 की स्पीड से। जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो चाल जो है हमारी घटेगी, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। 10 में से 4 गया 6 बचेगा, तो 16/6 कितना हुआ 8/3। कितना आ गया ये हमारे पास 8/3 आ चुका है। इसको जो है हमें चेंज करना है, चेंज करेंगे। क्या पूछा हमसे, बी ए को कितनी दूरी पे पकड़ लेगा। ये कितना आ गया हमारा 8/3 जो है हमारा 16 क्या थी हमारी किलोमीटर की दूरी थी डी, और टाइम कितना लग रहा है इसमें 6, सॉरी चाल, स्पीड कितनी लग रही है, स्पीड माइनस करिए ना, तो D/S किसके बराबर होता है टी के। तो टाइम कितना आ चुका है हमारे पास 8/3। टाइम कितना हो गया हमारा 8/3। 8/3 में जो है बी ए को पकड़ रहा है, तो 8/3 में जो है बी कितनी दूरी चल लेगा। 8/3 टाइम है, डिस्टेंस पूछा है, स्पीड कितनी है बी की 10 गुना 8/3, ये हुआ 80/3। करेंगे कटिंग, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 सत्ते 21, तो 26.7 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव अनुप्रवाह में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है, जबकि यह इसी दूरी को ऊर्ध्व प्रवाह में 5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। देखिए एक होता है जब नाव चल रही है समुद्र में, जब नाव समुद्र में चल रही है, पानी का बहाव भी ऐसे ही है और हमारी नाव भी ऐसे ही चल रही है। जब दोनों एक ही तरफ होगी तो चाल जो है हमारी जुड़ेगी। जब पानी का बहाव ऐसा होगा और नाव हम ऐसे चलाएंगे तो दोनों डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट, तो चाल जो है हमारी घटेगी। एम से रहेगी हमारी मैन की चाल, मतलब जो नाव को चला रहा है, बोट की चाल, बोट कौन चलाएगा एक आदमी चलाएगा, तो मैन की चाल होगी। और डब्ल्यू से हमारी जो होगी, डब्ल्यू मीन्स होता है वाटर की चाल, जो स्पीड है वाटर की।
जब दोनों अनुप्रवाह का मतलब है जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। अनुप्रवाह का मतलब होता है जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। तो जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल जो है जुड़ेगी, मतलब मैन की चाल प्लस डब्लू की चाल, ये दोनों चाल है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहे हैं तो 1 घंटे में कितना चलेंगे, 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है चाल होगी। तो m प्लस डब्ल्यू बराबर हुआ 10। जब दोनों अनुप्रवाह में चलते हैं, ऊर्ध्वप्रवाह में, तो ऊर्ध्वप्रवाह में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो चाल जो है इनकी घटेगी। इसी दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर की, कितने घंटे में तय कर रहा है, 5 घंटे में। तो मतलब कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या रहेगी, इसकी स्पीड रहेगी। ये कितना आ गया, चाल। अगर हमसे m की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। अगर हमसे इसकी जो है w की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जो है हम घटा करके आधा कर देंगे। ठीक है। अब देखिए हमसे किसकी चाल पूछी है, जल में नाव की चाल पूछी है। जल में नाव की चाल पूछी है, मतलब कि नाव कौन चला रहा है, एम, मैन चला रहा है। तो मैन की चाल हमसे पूछी गई है। जब आगे वाले की चाल पूछेंगे तो जोड़ के आधा, और पीछे वाले की चाल पूछेंगे तो घटा करके आधा। तो मैन की चाल के लिए जोड़ के आधा करेंगे, 10 + 4 बटे 2, मतलब कि 10 और 4 14, 14 बटे 2 कितना हुआ, 7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात 3:2 है और इसका आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, तब शंकु की ऊंचाई है। एक लंबवर्तीय शंकु है, शंकु क्या होता है हमारा, बर्थडे कैप, यह है हमारा शंकु। शंकु की ऊंचाई और क्या दिया है, व्यास। ऊंचाई होती है h, व्यास होता है d, अनुपात कितना दिया है, 3:2। और इसका आयतन, आयतन कितना होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, कितना दिया है, 1078। डायमीटर क्या होती है हमारी, ये होती है डायमीटर, जो पूरी की पूरी है, ये हमारी क्या होती है, हाइट। अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होती है हमारे डायमीटर का आधा, तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से 1। वैल्यू पुट करेंगे 1/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, जब रेशो से हटाऊंगी तो 1x, क्योंकि 3x और ये 2x, रेशो से हटाऊंगी तो 1x इंटू 1x, h की वैल्यू कितनी है 3x इक्वल टू 1078। कटिंग करेंगे 3 से, तो ये 3 कटिंग हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 निम्मा 99, 11 अट्ठे 88, 2 से कटिंग हुई 49। x यहाँ नीचे डिवाइड में है, x इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे x कितने बचे हैं 3, मतलब कि x क्यूब इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में गया, इधर 49 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट से जो है मैं बाहर निकाल दूंगी। 49 को भी क्या लिख सकती हूँ, 7 इंटू 7, तो मतलब 7 की जो है क्यूब बन जाएगी यहाँ, और x क्यूब बराबर होगा 7 की क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। x की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 7। हमसे क्या पूछा है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है 3x, मतलब कि 3 इंटू 7 21 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री, तो एंगल ए का मान क्या होगा। देखिए एंगल, अगर त्रिभुज में ट्रायंगल में एंगल की जो बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू तीनों कोनों का योगफल होता है 180। ठीक है, 180 जो है सभी कोनों का योगफल होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है 70 है। एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू अगर 70 है तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, जो है इधर प्लस में है माइनस में जाएगा, 180 में से 70 जो है मैं घटा दूंगी
कितना बचेगा 110। एंगल सी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 110। अगर एंगल सी की वैल्यू 110 है, यहां पे एंगल सी की वैल्यू पुट करती हूं, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है 130। एंगल सी की वैल्यू कितनी है 110, तो एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 110 आई इक्वल टू 130। तो एंगल बी, ये 110 इधर प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा, 130 में से 110 घटाऊंगी 20। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 20, एंगल सी की वैल्यू कितनी है 110। तीनों कोणों का एंगल का जो योगफल है कितना है 180। एंगल बी और एंगल सी दो हमें मिल चुके हैं, दो का योगफल कितना हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी। ये तो यहीं से निकल जाता, देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी दी है 130, तो यहीं से ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां से ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना दिया है हमें 130, तो एंगल ए प्लस 130 इक्वल टू 180। ये 130 इधर प्लस में है, इधर माइनस में गया, 180 में से 130 घटाऊंगी 50, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी मिल गई 50। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी में 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी है, तब एंगल बी की जो है वैल्यू क्या होगी। देखिए जब भी हमें इक्वल टू में दें तो हमें इसका जो है रेशो निकालना है। रेशो निकालने के लिए बिल्कुल इजी मेथड क्या होगा, जब कोई भी चीज इक्वल टू में दी जाए या वो कितनी भी चीज हो, कितनी भी बड़ी इक्वेशन में कर रखी हो, इसका जो है हम रेशो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 3 6 तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा 6। एलसीएम कितना आया हमारे पास इन तीनों संख्याओं का 6। दो के टेबल से एंगल ए जो है हमारा, सभी की हमें रेशो देखना है। एंगल ए जो है कितना लिखा है 2, 2 के टेबल में 6 कितने पे कटिंग हो जाएगा 3 पे। एंगल बी कितना लिखा है 3, 3 की टेबल में 6 कटिंग होगा 2 पे। एंगल 6 से 6 को 6 से कटिंग होगा 1 पे। तो 3 2 1 जो है इन तीनों कोणों का जो है हमारे पास अनुपात आ चुका है, रेशो है। हमारे अकॉर्डिंग तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180। यहां पर है 3 और 2 5 और 1 6, 6 बराबर 180 के। हमसे पूछी एंगल बी की वैल्यू है, एंगल बी कितना है 2। जब 6 बराबर 180 के है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी निकल करके आई 30। एक बराबर 30 के है तो 2 बराबर 60 के होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। एंगल बी का मान कितना है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 हो और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो, तो 26 नंबर की संख्या कौन सी है। देखिए 9 संख्या है, जैसे कि अब मैं मानती हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितनी संख्या है 9। ये थोड़ा समझने के लिए है। 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है 30। जब कुल नंबर की गुना औसत में करती हूं तो कुल योगफल मिल जाता है, लेकिन 9 संख्याएं हैं, औसत कितना है 30। नंबर की संख्या जब मैं इसमें संख्याओं की संख्या औसत में करूंगी 9 3 27 270, ये क्या मिल गया मुझे 9 संख्याओं का कुल योगफल। प्रथम 5 संख्याएं हमारे पास ये वाली है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 25। अगर संख्याओं की मल्टीप्लाई में औसत में करूंगी तो मुझे मिलेगा इसका कुल योगफल, मतलब 5 संख्याओं का योगफल कुल कितना है 125। अंतिम तीन संख्याएं हमारे पास ये वाली है और इन 3 संख्याओं का औसत कितना है 35। संख्या की मल्टीप्लाई में औसत में करूंगी 35 तिया 105, कुल योगफल जो मिल चुका है हमें 3 संख्याओं का। 26 नंबर की संख्या पूछी है, 26 नंबर की संख्या हमारी ये वाली है। देखिए अगर इन वालों का योगफल और इन वालों का योगफल मैं ऐड कर देती हूँ, 5 और 3 कितना हुआ, ऐड कर दिया मैंने ये वाला, तो कितनी संख्या बन गई 8 संख्याएं बन चुकी हैं। और इनका योगफल कितना हुआ 5 और 5 10, कैरी गया 1 3 और ये 2।
ये 230 जो है मुझे 8 संख्याओं का कुल योगफल मिल चुका है। 8 संख्याओं का कुल योगफल मिल गया। 9 संख्याओं का कुल योगफल मेरे पास है। अगर इन 9 संख्याओं में से मैं 8 संख्याएं घटा दूंगी तो मेरे पास एक ही संख्या बचेगी। कितनी बचेगी? एक संख्या बचेगी। अगर मैं इन वाली संख्याओं को जो है घटा दूंगी तो अगर मैंने यहाँ पे 9 में से 8 घटाया, एक बचेगा। 270 में से 230 घटाऊंगी, 40 बचेगा। मतलब एक संख्या जो हमारी बची हुई है वो छठे नंबर की संख्या है और उसका जो संख्या है वो कितनी है? 40। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा। एक्स का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए जिसके लिए 25x 16 90 11 से विभाजित है? मतलब एक संख्या दी है 25x1690, ये नंबर इन्होंने बोला है 11 से विभाजित है, तो इसमें जो है x का मान क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल है। जब भी कोई संख्या 11 से विभाजित हो तो हम इस पूरी संख्या को जो है 11 से भाग करके नहीं देखने के, 11 से जो है हमें डिवाइड नहीं करना है। 11 से डिवाइड करने के लिए एक रूल होता है। देखिए संख्या क्या दी है हमारे पास? 25x1690। इसमें हमें क्या करना है? अल्टरनेट करना है। अल्टरनेट क्या होता है? जैसे कि 2 एक छोड़कर एक छोड़कर एक पे जो है हमने अंडरलाइन कर ली। ऐसे हमने ऊपर जो बचे हुए थे उन पे जो है हमने ये डॉट्स लगा दी। अब हमें क्या करना है? इनको जो है ऐड करना है। 2 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 0 ऐड करूंगी सभी को। 2 प्लस 6 8, 8 में 0 ऐड करूंगी 8। इन सभी को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो 2 और 6 8 प्लस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 प्लस एक्स। अब देखिए ऊपर वाले जो डॉट है उन्हें भी ऐड कर लूंगी। 5 और 1 6, 6 और 9 15। ये कितना आ गया हमारा? 15। और ये जो दोनों वैल्यू आई है ये वैल्यू हमारी कैसी होती है? बराबर होती है। अब देखिए 8 इधर प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा। 15 में से 8 घटाऊंगी, कितना आ जाएगा? 7। मतलब जो ये 7 है ये x की वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है रहने वाला इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 384 है। यदि लैसर 48 है तो उनका मैसर होगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 384 दिया है। यदि लैसर 48 है तो इनका मैसर क्या होगा? देखिए दो संख्याओं का गुणनफल होता है हमारा इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। ये आपने जो है बचपन से पढ़ा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के होता है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक, इसमें देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है हमें? 384। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 384 और लैसे कितना दिया है? 48। में से जो है हमसे इसका पूछा गया है। अब देखिए 48 इधर मल्टीप्लाई में है, 48 इधर जो आएगा डिवाइड में आएगा। 384 डिवाइड बाय 48 इक्वल टू एचसीएफ। कटिंग करूंगी। देखिए 12 के टेबल से 12 चौक 48, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 4 अट्ठे 32। जो कटिंग होकर आया है एचसीएफ कितना आया है? 8। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3/223 इक्वल टू 0.0134 हो तो 1/22.3 क्या होगा? देखिए 1/22.3 है। यहाँ पर क्या है? पॉइंट है 22.3। अगर मैं यहाँ पे भी पॉइंट लगाऊंगी, मतलब एक संख्या के बाद अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगी तो मुझे भी ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? एक संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट लगाते हैं 0.3 अपॉन में 22.3। दोनों में जो है मैंने एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। इस तरह से जो है हमारा इस इक्वेशन पर कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू क्या हो गया? 0.0134। अब हमसे क्या फाइंड करना है? 1/22.3। मतलब 0.3 जो है हमारा इधर डिवाइड में आएगा तो 1/22.3 जो है हमारे यहाँ पर बच जाएगा। ये जो है मैं 0.3 नीचे डिवाइड में लेकर के आई हूं। नीचे जो है कितने हैं? ऊपर 4 संख्याएं हैं, नीचे 1 संख्याएं हैं।
पॉइंट कट करने के लिए हमें जो है इक्वल करनी पड़ेगी संख्याएं, तो मैंने नीचे जो है 4 संख्याएं कर दी और पॉइंट जो है अब हमारे आसानी से कट हो सकते हैं। अब देखिए 3 के टेबल से मैं जब इसे डिवाइड करूंगी, 3 चौक 12, 3 चौक 12 है, 2 बचेगा, 3 छिक 18, सॉरी 24 पे जाएगा ना ये, 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 छिक 18। तो हमारा लगभग देखिए, अगर नीचे पॉइंट भी है हमारा, तो हमारा 446 कहां पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की क्यूब इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 5 की क्यूब अपॉन में 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। ये आप सभी को पता है कि इसमें अगर 2 की क्यूब है तो इसका मतलब 2 को जो है मैं 3 बार लिख दूंगी, ऐसे 4 का स्क्वायर है तो 4 को 2 बार लिख दूंगी, 5 की क्यूब है तो इसका मतलब 5 को जो है मैं 3 बार लिख दूंगी। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे जो है नीचे खोल के लिख दूंगी, 3 इंटू 3, 2 को 4 टाइम्स लिखूंगी और 5 को जो है 2 टाइम्स लिख दूंगी। कटिंग करेंगे, ऊपर जो है 2 3 बार है तो 3 बार जो है मैंने कट कर दिए, नीचे 5 2 बार है तो 2 बार मैंने कट कर दिए। ये 2 से जो है हमारा 2 दूनी 4, 2 पर कट हो जाएगा। ऊपर हमारा कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, नीचे बचेगा 3 तिया 9, मतलब 40/9, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हमारा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए आप सभी को पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, खोल के लिखूंगी तो x प्लस वाई जो है हमारा इसका मतलब 2 बार लिखा जाएगा। कितनी बार आएगा, 2 बार लिखा जाएगा। x प्लस वाई 2 बार है तो मैंने खोल के लिख दिया। आप सभी को पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है वो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के बराबर होता है। तो नीचे जो है मैंने x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जो है लिख दिया। देखिए एक बार x प्लस वाई ये रहा, एक बार x प्लस वाई ये रहा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ऊपर x प्लस वाई, नीचे x माइनस वाई, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1331 का जो है क्यूब रूट क्या होगा। देखिए 1331 मतलब 1331 किसका घनमूल है। आप सभी को पता है 11 की जो क्यूब होती है वो 1331 होती है, तो इसका जो है 1331 का घनमूल 11 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9 सही 4/13 गुना 4 सही 5/7 गुना 2 सही 4/11 गुना 4 सही 5/11, ये जो है हमारे मिक्स फ्रैक्शन है। कैसा है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। इसको पहले जो है हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, जैसे कि हमारा ये लिखा है 2 3/4, तो इसको जब मैं सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करूंगी, ये कैसा है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। ये मिश्र फ्रैक्शन है, हमारा मिश्र भिन्न है। तो इसको देखो जब मैं ठीक लिखूंगी तो आगे वाली संख्या में जो है नीचे वाली संख्या के मल्टीप्लाई कर देनी है और ऊपर वाला जो भी आएगा उसमें जो है हमें ऐड कर देना है। तो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ूंगी 11 और नीचे कितना लिखा है 4, तो ये जो है हमारा सिंपल फ्रैक्शन में जो है चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को जो है सिंपल फ्रैक्शन में ही चेंज करना है। देखिए 13 की गुना 9 में करूंगी कितना आ जाएगा 117, 117 में जो है 4 ऐड करूंगी कितना हो जाएगा हमारे पास 121, तो 121/13, 4 सत्ते 28, 28 और 5 कितना हो गया 33/7, 11 दूनी 22, 22 में 4 जोड़ूंगी 26/11, 11 चौक 44 और 5 49/11। ठीक है, अब जो है हमें कटिंग करनी है, इसमें कटिंग करेंगे। 13 के टेबल से कटिंग होगी, 13 दूनी 26, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, 11 एकम 11, 121 11 पे कटिंग हो जाएगी, 11 एकम 11 और 121 जो है वो सॉरी 11 जो है कट हो जाएगा। ऊपर ओवरऑल हमारे पास कितना बच रहा है 33 इंटू 2 इंटू 7, 33 2 इंटू 7,
ये जो है हमारे पास ओवरऑल जो है इसमें बच रहा है, इनकी जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है इसमें मल्टीप्लाई करने पर आएगा 462। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्यूब रूट का आया है, घनमूल करना है हमें। देखिए इसमें जो है घनमूल करना है, पहले हमें जो है पॉइंट नहीं था, इस बार जो है हमारा पॉइंटों में है। तो कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट अगर मुझे हटाना है इसमें से तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट है, नीचे कितनी आ जाएगी, 3 जीरो आ जाएगी। हमें ऊपर वाली संख्या का भी घनमूल करना है और नीचे वाली संख्या का भी जो है घनमूल कर देना है। तो ऊपर 5 की जो है हमारी क्यूब होती है 125, तो ऊपर जो है 5 का बाहर निकलेगा, और 10 की क्यूब होती है 1000, तो 10 का जो है नीचे बाहर निकलेगा। 5/10 मतलब नीचे 1 जीरो है, तो एक संख्या के बाद हमारा पॉइंट जाएगा, मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट होगा 0.5। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हमारा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.6 इंटू 7.2 इंटू 9.6 कॉमा 7.2 कॉमा 28.8, इसका जो है हमसे क्या पूछा है, चतुर्थ अनुपाती पूछा है। चतुर्थ अनुपाती जो होता है ये आपने रेशो और प्रोपोर्शन मतलब कि अनुपात समानुपात में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती जो होता है वो होता है हमारा BC अपॉन A। क्या होता है, BC अपॉन में A। देखिए ये है A, ये है B और ये है C। BC की मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 7.2 इंटू 28.8 और A कितना है 9.6। सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट जो है इजी वे में हमारे कट जाएंगे। यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे मैंने जो है एक जीरो जो है यहाँ पर लगा दी। 12 अट्ठे 96, 12 छिक्का 72, कटिंग अभी भी हो जाएगी क्या देखते हैं। ये 2 के टेबल से 3 पे कटिंग हुई और ये 2 के टेबल से 4 पे कटिंग हुई। 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 72 तिया 216 और नीचे कितना बच रहा है 10, मतलब एक जीरो नीचे है, तो एक संख्या के बाद हमारा पॉइंट जाएगा। 21.6 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का, x का 15% y के 20% के बराबर है, तो x रेशो y क्या होगा। देखिए x का मतलब होता है गुना, इंग्लिश में बोले तो का को बोलता है ऑफ, इसका मतलब होता है गुना, तो x का मतलब गुना 15। प्रतिशत हटाऊंगी, नीचे जो जाता है 100 जाता है, तो नीचे आया 100। y का 20% मतलब नीचे आएगा 0 के बराबर है, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। देखिए नीचे 100 से 100 हमारा कट आउट हो जाएगा। x ये y इधर गुना में नीचे डिवाइड में जाएगा, तो ये होगा x अपॉन y। ये 20, 15 इधर गुना में है, ये नीचे डिवाइड में जाएगा। ये कटिंग हुई 4 पे, ये कटिंग हुई 3 पर। 5 के टेबल से जो है दोनों कट हो चुके हैं। जब भी हमारी कोई वैल्यू अपॉन में लिखी होती है तो इसका मतलब ये रेशो में लिखी हुई होती है। रेशो में करूंगी तो x अपॉन वाई को लिखेंगे हम x रेशो y और 4 अपॉन 3 को लिखेंगे 4 रेशो 3। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.23 के ऊपर बार है, इसका जो है सही अभिव्यक्ति क्या होगा। देखिए जो ये बार होता है, बार का मतलब होता है ब्रेक होता है एक, कि जब कोई जो हमारा रिपीटेड होता रहता है, जैसे कि देखिए जैसे क्या होता है 7.3333 जो 33 जो है हमारा चलता जा रहा है, तो इसको जो है 3 को रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है बार। तो ये 3 के ऊपर अगर मैंने बार लगा दिया तो इसका मतलब ये जो 3 है बार बार जो रिपीट हो रहा है, जैसे कि 4.4646464646 इस तरह से चल रहा है। इसका मतलब 464646 क्या है, चलता जा रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए एक ब्रेक लगाया जाता है जिसको हम बार बोलते हैं।
4 6 का रिपीटेशन चला तो 4 6 के ऊपर जो है हम बार लगा देते हैं। अब इस बार को अगर हटाने की बारी आती है तो जितने भी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतने ही नीचे जो है 9 आ जाते हैं। जैसे कि मैं इस पे से बार हटाऊंगी तो 4 6 ऊपर दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दो ही नीचे क्या आ जाएंगे हमारे पास 9। तो ऐसे ही इसमें होगा 7.23 के ऊपर बार है, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दो ही नीचे जो है 9 होंगे। 23/99 मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होने वाला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 56.25 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। घड़ी का लागत मूल्य क्या है? देखिए घड़ी का लागत मूल्य इसमें जो है हमसे पूछा है, एक होता है हमारा इसमें जो लाभ होता है, एक होता है हमारा हानि। देखिए लाभ क्या होता है, अगर कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100%। अगर ये मैंने मार्कर हाथ में लिया हुआ है, मार्कर भी अपने आप में क्या है एक 100% की जो है अपनी वैल्यू रखता है। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या है 100%। अगर मैं इस मार्कर को खरीद के लाई हूं, ये अगर 10 रुपए का भी मार्कर है तो 10 रुपए भी इसके क्या है अपने आप में 100% है। अगर मैं इसको फायदे में बेचूंगी, प्रॉफिट में बेचूंगी, मानो मैंने 20% का प्रॉफिट कमा रही हूं तो 120 रुपए हो जाएगा। अगर मैं इसमें 10% का लॉस कमा रही हूं तो 100% की कोई अपने आप में वैल्यू है, 10% उस पर अगर मैं लॉस कमा रही हूँ, लॉस ले रही हूँ तो इसका मतलब इसको जो है मैं 90% पर जो है सेल कर रही हूँ, 90% पे जो है इसको मैं बेच रही हूँ। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि एक व्यक्ति अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेचता है, 5% की हानि पर बेच रहा है ये, तो इसका मतलब ये कितने परसेंट पर बेच रहा है? 5% की हानि का मतलब है जो है 95% पर जो है इसको ये घड़ी को बेच रहा है। आगे बोलता है यदि उसने इसे 56.25 रुपए अधिक में बेचा होता, मतलब 56.25 रुपए अगर वो अधिक लेता, 56.25 रुपीज जो है अगर वो अधिक में बेचता तो उसको जो है 10% का लाभ हो जाता। कितने परसेंट का लाभ हो जाता? 10% का लाभ होता। इसका मतलब 10% का लाभ का मतलब है 100% अपने आप में कोई वैल्यू रखता है, 10% के लाभ का मतलब है 110% में जो है ये इसको जो है लाभ कमा लेता अगर वो इतने रुपए अधिक में करता। जैसे कि मैं मार्कर बोलती हूँ कि ये मार्कर मेरा अपने आप में 100 रुपए का मार्कर है, अब मैंने इसको जो है 95 रुपए में बेच दिया, लेकिन मैं इसको अगर इतने रुपए अधिक में बेच देती तो इसका मतलब इसने कहा कि अगर मैं इतने रुपए में कितने बेचा 95 रुपए में ही बेच दिया मार्कर। अगर ये बोल रहा है कि अगर ये इतने रुपए अधिक में बेचता तो इसको इतना लाभ हो जाता। लाभ कब होता? जब इतने रुपए अधिक में बेचता। कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? 20 रुपए अधिक में बेचे, 20% अधिक मतलब 120 में बेच रहा है। तो पहले इसका जो है परसेंट का हमें गैप देखना है, गैप कितने रुपए का जो है बैठ रहा है। परसेंटेज में जो गैप होगा वही गैप, क्योंकि 95% पे अगर बेचा जा रहा है और 110% तक वो जो है हमें पहुंचाना है, तो ये कहां जा रहा है? 15% का गैप जो है हमारा जा रहा है। तो 15% बराबर किसके हो जाएगा? 56.25 के। पर अगर पैसों में देखा जाए तो 56.25 का गैप है, और रुपीस में देखा जाए तो वो सॉरी परसेंटेज में देखा जाए तो 15% का जो है गैप है। घड़ी का लागत मूल्य, घड़ी का जो लागत मूल्य वो अपने आप में क्या है 100%। तो 100% की जो है हमसे वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी इस तरह की इक्वेशन बन जाए कि ये चीज इसके बराबर है तो ये वाली चीज की वैल्यू क्या निकालेंगे। अगर सिंपल सिंपल कट हो रहा है तो कट करेंगे, अदरवाइज अगर सिंपल कट नहीं हो रहा है तो क्या करना है 56.25 अपॉन में 15 और ये जो है मल्टीप्लाई में जाता है। नीचे जो है 2 जीरो लग जाएगी क्योंकि दो संख्याओं के बाद पॉइंट है। 100 से जो है 100 हमारा कट जाएगा, 15 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 15 पंजे 45, कितना बच जाएगा 11, 15 सत्ते 105, कितना बचेगा 7, 15 पंजे 75, मतलब 575 सॉरी 375, 15 45 होता ना, 375 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर है। देखिए कोई धनराशि जो है 12 वर्षों में 3 गुनी हो रही है। अब कितनी है वो धनराशि? 100 रुपए है। मानो अब कितनी है? 100 रुपए है वो धनराशि, और 12 वर्षों के बाद अब कितनी हो जाएगी? ये 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 100 की कितनी बन जाएगी? 300 रुपए। 3 गुनी का मतलब है 100 की कितनी बन गई? अब ये 300 रुपए हो गए। पहले 100 रुपए दिए, अगर मैंने आज आपको 100 रुपए दिए, 12 वर्षों के बाद में 300 रुपए हो गए, तो आप मुझे 300 रुपए दोगे। तो आपने मुझे कितने रुपए का ब्याज दिया है? 100 रुपए आप मुझसे लेकर के गए थे, 12 साल बाद आप मुझे 300 रुपए दे रहे हो, तो आपने मुझे कितने रुपए ब्याज दे दिए? 200 रुपए। तो ये 200 रुपए क्या आ गया इसमें? ब्याज। हमसे क्या पूछा है? दर पूछा है। दर जो है हम इसमें फाइंड करेंगे। सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इंग्लिश में प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट, टी फॉर टाइम्स, एस आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अगर हिंदी में देखें, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब देखिए सभी की वैल्यू हमारे पास है। एस आई कितना है? जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 200 है। पी कितना है? 100 माना था। आर जो है हमें फाइंड करनी है। टी जो था 12 साल बाद, अपॉन में कितना आएगा? 100। 100 से 100 कट आउट हुआ। कटिंग करेंगे 4 के टेबल से, ये 3 पे कटिंग होगी। 4 के टेबल से 50 पर, 50 बटे 3 बटे आर इक्वल टू आर, कटिंग हो जाएगी 16 सही 2 बटे 3। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.50 है तो धनराशि क्या होगी? देखिए साधारण ब्याज बताया कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए, आप नेक्स्ट मंथ जो मुझे देके जा रहे हो 200 रुपए, तो 100 रुपए ब्याज देके गए। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो आ रहे हो आप मुझे फिर से 100 रुपए दे करके जा रहे हो। तो हर साल जो है साधारण ब्याज जो है सिंपल होता है, हर साल जो है हमारी इक्वल मनी जो है इसमें आप जो ब्याज दोगे वो हर साल क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप मुझसे कोई पैसे लेकर के गए हो, आप कहते हो कि मैं आपको जो है ये पैसे 5 साल के बाद दूंगा, फिर इसमें जो है ब्याज आपने लगाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेके जा रहा हूं, तो अगर अब आप मुझसे 100 रुपए लेके गए हो, मानो उस पर अगले साल ब्याज 100 रुपए ही हो गया, तो अब जो आप पे मनी चढ़ेगी वो 200 रुपए चढ़ जाएगी। मतलब ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इसमें अब जो है आप हर साल जो है मुझे 100 रुपए पे ब्याज नहीं दोगे, पहले साल 100 रुपए पे, फिर 100 रुपए उस पर अगर ब्याज चढ़ गया तो दूसरे साल 100 कितने बन गए? 200 रुपए। अब जो ब्याज दोगे आप 200 रुपए पे दोगे। फिर अगले साल जब आओगे 200 पे जो भी ब्याज जुड़ेगा वो ब्याज एक्स्ट्रा में जो है जोड़ करके फिर तीसरे साल के लिए उसमें जो है ब्याज जुड़ता है। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो जब भी हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, और अंतर कितने साल का होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 साल का, तो हमारा एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी आर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। अंतर कितना दिया है? 1.50। पी की वैल्यू जो है हमसे इसमें पूछी है धनराशि। आर जो दिया हमें 5%, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, 100 इंटू 100। यहाँ पे जो है 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो 2 नीचे जो है मैंने 0 लगा दी। 100 से जो है हमारा 100 कट आउट हो जाएगा। 5 से कटेगा ये 20 पर, 5 से कटेगा ये 4 पर, 150 की मल्टीप्लाई जो है ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 रुपए। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है इसका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इक्वल टू 3 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा का मान क्या होगा? देखिए बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। इसमें जो है हमें अलग अलग इसकी जो है sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है बच्चे की तरह। हमें क्या करना है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू 3।
3 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या लेट करेंगे, 1 है, तो 3 के नीचे मैंने लिख दिया 1। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 3 है और कोस थीटा की वैल्यू 1 है। तो वैल्यू पुट करेंगे 2, साइन थीटा की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 प्लस कोस थीटा की वैल्यू 1 है, साइन थीटा की वैल्यू नीचे 3, 3 2 6, 6 में 1 ऐड करूंगी 7/3। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।